हेलो दोस्तों, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी और आज मैं आप लोग के सामने एसएससी प्रीवियस ईयर का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं अपने सीरीज़ के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लौह और इस्पात उद्योग केंद्रित है। लौह और इस्पात उद्योग केंद्रित है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसको क्या बोला जाता है, उसको भारत का रूर बोला जाता है। भारत का रूर या इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? छोटा नागपुर के पठार को इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसे भारत का रूर भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अभी यह जो पार्ट है छोटा नागपुर का पठार, उसका जो अधिकांश भाग है वो अभी भी उससे खनन नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लौह और इस्पात केंद्रित है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार। तो चलिए इस टॉपिक से संभाल के जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए, भारत का जो पहला आयरन वर्क्स था वो 1874 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से खोला गया था, जिसका प्रेजेंट जो भी नाम है वो क्या है? बराकर आयरन वर्क्स। बराकर आयरन वर्क्स है। आप लोग सभी लोग को पता होगा कि टिस्को जो है वो स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की गई थी। लेकिन यह टिस्को जो है वो किस लिए फेमस है? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। और इसका जो आयरन ओर जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? वो मुख्यतः 4 जगह से आयरन ओर की प्राप्ति होती है। तो एग्ज़ाम में मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि उड़ीसा का बादाम पहाड़ जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है और ये किस राज्य में केंद्रित है। तो ये सिंहभूम नहीं है, सिंहभूम नोवामुंडी जो है वो सिंहभूम में है। ठीक है, और जो उड़ीसा में है कौन है? वो बादाम पहाड़ जो है वो उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ जो है वो कहाँ है? वो उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद नोवामुंडी जो है वो कहाँ है? वो सिंहभूम में है। झरिया कहाँ है? झरिया झारखंड में है। और गुरु मटी सिहानी, ये 4 जो नाम है ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों नाम क्या है? आयरन ओर के लिए फेमस है। और उड़ीसा में बादाम पहाड़, नोवामुंडी सिंहभूम में, झरिया झारखंड में और गुरु मटी सिहानी। चलिए चलते हैं अब आगे जो है वो क्या है कि भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति आई थी वो कब आई थी? वो आई थी सन 1948 ईस्वी में भारत में प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। आप लोग को पता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उसमें मुख्यतः 3 तरह के लौह और इस्पात केंद्र हमारे देश में खोले गए थे, जिसमें से 2 दुर्गापुर और भिलाई जो था वो दुर्गापुर, भिलाई और लाउरकेला, ये 3 इस्पात केंद्र है, इस्पात संयंत्र है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत खोले गए थे। आप मुझे क्वेश्चन में ये बताइए कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पर केंद्रित था। और बहुत ही जल्द आप लोग के लिए पूरे इकोनॉमिक जो 5 ईयर प्लान है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए इसको डिस्कस जल्दी से कर लेते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ? वेस्ट बंगाल में है और ये ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ? ब्रिटेन की सहायता से वेस्ट बंगाल में खोला गया है। ठीक है, उसके बाद भिलाई में इस्पात संयंत्र है, इसको रसिया की सहायता से छत्तीसगढ़ में खोला गया। ठीक है, CH से छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखिएगा। राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में खोला गया। रसिया के सहयोग से एक और खोला गया है वो बोकारो में। तो आप लोग एक ट्रिक के तौर पे आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसे तो आप लोगों को याद ही होगा कि बोका बिलाई रूस में, बोका बिलाई रूस में। ठीक है, बोका भिलाई रूस में, बोका से बोकारो, बिलाई से भिलाई और रूस से रसिया। ठीक है, तो बोकारो जो था वो थर्ड 5 ईयर प्लान का आउटकम था और ये रसिया के सहयोग से खोला गया और सब का सब इस्पात संयंत्र ही हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और भिलाई रसिया में, दुर्गापुर ब्रिटेन और राउरकेला जर्मनी।
फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया वो 1948 में आया था। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी वो 1956 में आई थी। और थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? 1977 में थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान जो है, एक मिनट, स्थान है संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया? 1851 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान का इस्टेब्लिशमेंट 1851 में हुआ था, जिसका कि हेड क्वार्टर कहाँ है आप लोग याद रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान 1851, जिसका कि हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत किसने की? तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो अकबर की देन मानी जाती है। और ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो कहाँ से ली गई थी? मुख्यतः यह मंगोलिया की देन थी। यह मंगोलिया से प्रभावित होकर अकबर ने इसे लागू किया था अपने शासनकाल में। और मनसबदारी व्यवस्था जो था वो क्या था? वो एक दशमलव प्रणाली पर एक आधारित व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था किस चीज़ पर आधारित थी? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यहाँ तक कि बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस में भी काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मनसबदारी व्यवस्था किस चीज़ पर आधारित थी? वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं थोड़ा बहुत किस चीज़ से, जो अकबरकालीन व्यवस्था में कुछ जो स्टेप अकबर के द्वारा लिए गए थे, सोशियो एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म जो हुए थे, रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे अकबर के शासनकाल में, मैं आप लोग के सामने उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1564 में जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1580 में आईने दहसाला, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी बोला जाता है, इससे आप लोग याद रखिएगा, आईने दहसाला को टोडरमल बंदोबस्त भी बोला जाता है। टोडरमल बंदोबस्त बोला जाता है आईने दहसाला को, जिसकी शुरुआत 1580 ईस्वी में हुई थी। दीन इलाही जो था वो क्या था? वो एक धर्म नहीं था बल्कि एक विचार पद्धति थी। ठीक है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दीन इलाही क्या था, तो ऑप्शन में होता है कि एक धर्म था, फिर था एक विचार पद्धति थी, और उसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस उसके से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो और ये भी पूछे जाते हैं कि दीन इलाही की शुरुआत कब हुई? तो 1582 ईस्वी में हुई थी दीन इलाही धर्म की शुरुआत। इसके जो प्रधान पुरोहित थे वो कौन थे? वो अबुल फजल थे, वो इसके प्रधान पुरोहित थे। और सबसे पहले हिंदू कौन थे और एकमात्र हिंदू कौन थे जो दीन इलाही को अपने से जोड़े थे? वो कौन थे? वो बीरबल थे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। थोड़ा सा एक और चीज़, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद था वो किस नाम से किया गया? रज़्मनामा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रज़्मनामा क्या है? तो रज़्मनामा महाभारत का ही फारसी अनुवाद है, जिसका ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया था? तो बदायूनी के द्वारा क्या किया गया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद। लीलावती मैथ से रिलेटेड एक पुस्तक है, जिसको कौन लिखा था? भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया था लीलावती नामक पुस्तक, और जिसका फारसी में अनुवाद जो था वो फैजी के द्वारा किया गया था। एक और चीज़, अकबर के द्वारा एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की गई थी, जिसके जो हेड माने जाते थे वो फैजी को ही अनुवाद विभाग की स्थापना की हेड माना जाता था। ठीक है। तो लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा, महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा, और लीलावती के जो रचयिता थे वो कौन थे? भास्कराचार्य थे। ठीक है। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल, और इसके हिंदू जो दीन इलाही धर्म से अपने आप को जोड़ते थे वो बीरबल थे। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, और 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति अकबर के द्वारा किया गया। उसके बाद अकबर के काल में लड़ा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, जो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध था। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से मानसी युद्ध लड़े थे और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान युद्ध लड़े थे। तो ये दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अकबर की तरफ से जो युद्ध का हल्दी घाटी का युद्ध था उसको लीड करने वाला
कौन थे, वो मान सिंह थे, और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान थे। एग्जाम में कदापि आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा कि अकबर चूँकि मुस्लिम थे तो उनके यहाँ मुस्लिम ही को ही वो लीड करने के लिए भेजे होंगे। ये आपके लिए एक ट्रिक का भी काम कर सकता है कि चूँकि अकबर मुस्लिम थे और वो धर्म से हिंदू शासक माने जाते थे अपने आप को, तो इसलिए अकबर ने अपने खुद के लीड को हिंदू मान सिंह को भेजा था और महाराणा प्रताप हकीम खान को भेजे थे। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई और इस इबादत खाना को 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और 1579 ईस्वी में मजहरनामा की स्थापना की गई। तो आप लोग याद रखिएगा 1579 मजहरनामा की स्थापना, 1575 इबादत खाना की स्थापना, 1578 इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भौगोलिक मौलिक अधिकार को संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, ठीक है, जिसको केवल और केवल मतलब भारत के लोगों के लिए ही लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भौगोलिक नहीं है, ये भौगोलिक की जगह पर आप लोग इसको मौलिक, चूँकि जो पीपीटी बनाते हैं उनको इसका जानकारी नहीं होता है, इसलिए वो अक्सर ये गलती कर देते हैं। मैं पीछे भी दिए गए बहुत पीपीटी में इस चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है, उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मौलिक अधिकार को संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, और मूल अधिकार, ऐसे मूल अधिकार, ठीक है, जो केवल भारतीयों के लिए है, वो 15 है, 16 है, 19, 29 और 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, ये आप लोग याद रखिएगा कि, और ये पूरा का पूरा जो मौलिक अधिकार है उस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बनाऊंगा, उसमें आप लोग को सब कुछ डिटेल बताऊंगा कि आर्टिकल 15 क्या है, 16 क्या है, 19 क्या है, 29 क्या है, 30 क्या है। चलिए, थोड़ा बहुत आपको 15-16 के बारे में डिस्कशन बता देते हैं। 15 में क्या है कि नौकरी में जो आरक्षण होता है वो आर्टिकल 15 में है। ठीक है, आप किसी को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या उसके रंग के आधार पर आप किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, उसके लिंग के आधार पर, उसके भाषा के आधार पर। ठीक है, सरकारी नौकरी में 16 में है किसी को कहीं जाने आने से आप नहीं रोक सकते, किसी को कहीं भी जाने और आने से नहीं रोक सकते हैं, जैसे कि मंदिर में आप किसी को जाने से नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम है, फ्रीडम, जैसे कि आर्टिकल फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है, बोलने का अधिकार, कहीं जाने का अधिकार, एक संस्था बनाने का अधिकार, ये सब जो है वो, या फिर आरटीआई की बात करें या फिर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, ये सब क्या है आर्टिकल 19 में। और 29-30 में अल्पसंख्यकों की बात की गई है कि अल्पसंख्यकों को, ठीक है, अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार, वो टैक्स से फ्री होगा। उसके बाद इसी में है आर्टिकल 29-30 में वो अपने पढ़ाई का प्रमोशन कर सकते हैं अपने धर्म को लेकर के, यही है आर्टिकल 29 और 30 में। और ये केवल भारतीयों के लिए, ऐसा नहीं कि कोई विदेश से लोग आएंगे और इसका फ्लरिश कर लेंगे अपने धर्म को, या वो जो बोलेंगे कि इसमें दिया हुआ है तो हम भी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मातृत्व अवकाश की किस अनुच्छेद में मातृत्व अवकाश की चर्चा की गई है? ठीक है, तो डायरेक्टली इसकी चर्चा किसी भी आर्टिकल में नहीं की गई है, परंतु डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये बोला गया है कि आप जहाँ कहीं भी आप कार्य करते हो, वो कार्य जो होगा वो न्याय संगत होगा। ठीक है, और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता का भी वहाँ पे वो उपबंध कराएगा। ठीक है, ये काफ़ी न्याय संगत लिख दिया है, क्या बोलें यार, कार्य न्याय संगत होगा और मानवीय दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध भी होगा। प्रसूति सहायता मतलब क्या कि प्रेगनेंसी जो लेडी को हो उससे रिलेटेड भी वहाँ पे हर व्यवस्था की जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये माना जाता है कि मातृत्व अवकाश जो है उसकी चर्चा अनुच्छेद 42 में की गई है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है कि काफ़ी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है, घुमा के क्वेश्चन है। तो चूँकि अब SSC CGL जो है वो काफ़ी क्वेश्चन डीप पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आप लोग को थोड़ा सा देखना होगा डीपली। चलिए आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, ठीक है, आवश्यकता मतलब इनएबिलिटी, ठीक है ना, आवश्यकता लिख दिया है, इनएबिलिटी, ठीक है, आदि की दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। जैसे कि आप मान के चलिए कि बोलता है कि जो भी बूढ़ा व्यक्ति हैं, ठीक है, जो काम करने में योग्य नहीं है तो उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। ठीक है, या फिर आप मान के चलिए कि जो इंसान बेरोजगार है, ठीक है, उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ठीक है, जो इंसान बीमार है उसको मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिकल 41 के अंतर्गत ये आर्टिकल है।
फिर आर्टिकल 43 में मिनिमम वेजेस की बात की गई है और कुटीर उद्योग की भी बात इसी में की गई है। ठीक है, मिनिमम वेजेस और कुटीर उद्योग का विकास की बात किस में की गई है? आर्टिकल 43 में की गई है। हम आप लोग के सामने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस दोनों पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, दोनों के लिए एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, उसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग के लिए वो उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो VVI क्वेश्चन है, सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। यह जो उत्सव है फागुन की शुरुआत या वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यह ओरोन जनजाति के द्वारा यह जो उत्सव है वो मनाया जाता है और ये प्रकृति के पूजक माने जाते हैं। जो ओरोन जनजाति है वो प्रकृति के पूजक माने जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ओरोन जनजाति कहाँ से रिलेटेड है? तो झारखंड से रिलेटेड है और ओरोन जनजाति ही है जो सरहुल उत्सव को भी मनाता है। इस त्यौहार के दौरान जो ओरोन जनजाति के लोग हैं वे साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, और मुंडारी नृत्य है वो भी झारखंड से रिलेटेड है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुंडारी नृत्य कहाँ से रिलेटेड है? तो झारखंड से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ईरानी रामपाल जो है के नाम पर अभी रायबरेली के हॉकी में एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो क्वेश्चन ये था कि किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का एक नामकरण हुआ है? तो वो रानी रामपाल थी जिसके नाम पे हॉकी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, चलिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी का भी स्टेडियम है के नाम पे एक स्टेडियम है, वो अहमदाबाद में है और रायबरेली में रानी रामपाल के नाम पे हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए DGCA के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन है? वो विक्रम देव दत्त है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? वो संजीव कुमार है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, DGCA का फुल फॉर्म की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके जो DG हैं वो कौन है? विक्रम देव दत्त हैं। ठीक है, अब आइए वाद्य यंत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो था कि हारमोनियम से रिलेटेड था कि निम्नलिखित में से कौन थे जो हारमोनियम वादक थे? तो ज्ञान प्रकाश घोष का नाम उसमें था। तो ज्ञान प्रकाश घोष जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ऐसे भी याद रखना है। और जो 3-4 हैं उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। RK बीजापुर, पुरुषोत्तम वालावेलकर, अप्पा जालगोनकर और ज्ञान प्रकाश घोष। अप्पा जालगोनकर, ज्ञान प्रकाश घोष, पुरुषोत्तम वालावेलकर और RK बीजापुर क्या हैं? वो हारमोनियम से रिलेटेड हैं। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था अगला IPL 2023 से रिलेटेड था, लेकिन वो आप लोग के लिए इरिलीवेंट हो गया है। तो IPL 2024 का थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो उसमें ऑरेंज कैप विनर कौन थे? ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला था। पर्पल कैप के लिए हर्षल पटेल। ठीक है, 17th इन रो और ये कैवा है IPL का आयोजन हुआ था, ये 17वां था जो स्टार्ट हुआ था 2008 में। विनर जो है इस बार का कौन है? वो KKR है और KKR थर्ड टाइम, तीसरा बार ये विनर बना है। और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थे? KKR के मिशेल स्टार्क थे जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन में। 1913 में गदर पार्टी क्या स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। और इस आंदोलन में गद्दर नाम का एक पत्रिका भी लगाया गया था जो उर्दू में निकाला गया था और पहली बार। ठीक है, ये उर्दू में ये पत्रिका निकाला गया था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद फर्स्ट टाइम ये पत्रिका उर्दू में निकाला गया था और उसके बाद ये फिर गुरुमुखी लिपि में छपा गया था, क्योंकि गद्दर पार्टी में मुख्यतः जो भी लोग थे वो सब के सब पंजाबी ही थे। और जहाँ तक हमको पता है कि पंजाबी का जो स्क्रिप्ट होता है उसको गुरुमुखी लिपि बोला जाता है। ठीक है, तो ये गुरुमुखी में उसके बाद जस्ट उसके बाद उर्दू के बाद ये गुरुमुखी में आया था। इसके अध्यक्ष थे अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह बखना इसके अध्यक्ष थे। और उसके प्रथम मंत्री लाला हरदयाल, और जिसका हेड क्वार्टर कहाँ था? इसका हेड क्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में, इसका हेड क्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में इसका हेड क्वार्टर था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर से 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। ये गद्दर नामक एक पत्रिका था। ठीक है, जिसका प्रकाशन सबसे पहले बार उर्दू में किया गया था, फिर गुरुमुखी लिपि में हुआ था। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को में था, USA में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह बखना थे। संस्थापक लाला हरदयाल को माना गया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड है कामागाटारू प्रकरण जो 1914 में हुआ था, और इसके जो हेड थे वो कौन थे? गुरुदीप सिंह थे। यह कामागाटारू प्रकरण क्या था? एक जहाज़ था जो कनाडा जा रही थी। ठीक है,
कनाडा जा रही थी, परंतु कनाडा के अधिकारियों ने इसे कनाडा में आने की अनुमति नहीं थी और उस पर बैठे जो भी लोग थे वो उसका विरोध करने लगे। इसलिए यह कामागटारू प्रकरण के नाम से ये प्रख्यात है। और इसके लिए एक शोर कमेटी का गठन किया गया था, एक शोर कमेटी का इसके लिए गठन किया गया था। ठीक है, 1914 में चंपाकरण पिल्लई द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल का गठन किया गया। 1915 में अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के द्वारा काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ डाटा। भारत का जो पहला जनगणना था वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में लाया गया, जबकि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया। 2011 का जो जनगणना था वो 15वां नियमित जनगणना था। जनसंख्या से जुड़ा सिद्धांत जो था वो माल्थस के द्वारा, जनसंख्या से जुड़ा सिद्धांत जो है वो माल्थस के द्वारा दिया गया था। माल्थस के अनुसार ये बोला गया है कि जनसंख्या जो है वो जीपी में बढ़ती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लेकिन जो खाद्य सामग्री है वो एपी में बढ़ती है। एपी का मतलब क्या हो गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, ये जनसंख्या का सिद्धांत कौन दिया था, माल्थस के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखिएगा। भारत ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में आया था। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो दर था भारत में वो 2011 में 17.7% था। महान विभाजक वर्ष 1921 को बोला जाता है। सेक्स रेशियो 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो 1919। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 74.04 और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन स्टेट और यूटी दोनों में लक्षद्वीप में है 93.8%। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ फैक्ट है वो मैं आप लोग के सामने कर देता हूँ। अगर स्टेट की हम बात करेंगे, स्टेट की, तो एसटी का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, एमपी में है। ठीक है, और मिनिमम पॉपुलेशन की बात करेंगे अगर हम लोग एसटी का, तो कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, और पॉपुलेशन में एसटी का मैक्सिमम और दोनों में भी मैक्सिमम एसटी का कहाँ है, एमपी में है। और लक्षद्वीप में क्या है, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है 94.8% और मिजोरम में उसके बाद। और केवल स्टेट की बात की जाए तो केवल स्टेट में एमपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबड्डी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो टैकल पॉइंट है, उसके बाद फिर मारे लाइन है, और कैंट है, रेडर है, लॉबी बैक लाइन है इत्यादि। ठीक है, ETC। नंबर ऑफ प्लेयर कबड्डी में कितने हैं, 7 है। खेल परिसर को कोर्ट बोला जाता है। इससे रिलेटेड कप जो है वो फेडरेशन कप है। ठीक है, अगर बात करें प्रो कबड्डी लीग का तो नंबर ऑफ टीम कितने थे, 12 थे। चैंपियन पुनेरी पल्टन था और जिसके कैप्टन असलम ईमानदार इसके कैप्टन थे। ठीक है, असलम ईमानदार इसके कैप्टन थे। और इसका जो रनर अप था, रनर अप कौन था, रनर अप इसका था हरियाणा शेल्टर, कौन था, इसका कैप्टन था। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं हरियाणा स्टेलर इसका कैप्टन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर का हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और कौन है जो अरबियन सी की तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ से स्टार्ट करें। और ये नॉर्थ टू साउथ भी है, ये भी आप लोग जो जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में ये नॉर्थ टू साउथ है। तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी जिसको हम लोग दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं, फिर कृष्णा, पेनार, कावेरी को हम लोग दक्षिण की गंगा बोलते हैं। आप लोग ये दोनों में आप लोग याद रखिएगा, कावेरी को दक्षिण की गंगा और गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा, फिर कावेरी के बाद बेगई और फिर ताम्रपर्णी। दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बेगई और ताम्रपर्णी, ये हो गया ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं तो लुन्नी, साबरमती। लुन्नी जो है वो रन ऑफ कच्छ में ही गिरता है, वो अरबियन सी में नहीं जाता है, लेकिन ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम दिशा में ये बहती है। फिर लुन्नी के बाद नीचे साबरमती, साबरमती के नीचे माही। जो माही है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फिर नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या जुआरी, शरावती, गंगावैली, भारतुंजा या पेरियार। ये लगातार आप लोग नॉर्थ टू, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ,
ठीक है, और ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, चलिए अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको हो सकता है कि थोड़ा आप लोग को जो ये जो पार्ट था ये थोड़ा सा आप लोग को फास्ट लगा होगा, लेकिन ये आप लोग इसका एक मैप बना लीजिएगा और मैप बना करके आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को हमेशा से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े आदिवासी और नृत्य, क्वेश्चन पूछा था कि पोपीर नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और फिर पोपीर नृत्य कहाँ मनाया जाता है। तो पोपीर नृत्य अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति, गारो नहीं गालो जनजाति आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो नृत्य है पोपीर नृत्य, ये मेनली परफॉर्म किया जाता है फीमेल के द्वारा, फीमेल लोगों के द्वारा मेनली पोपीर नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और गालो जनजाति के द्वारा, आदि जनजाति के द्वारा तापू नृत्य और पासी कोंगी नृत्य, आप लोग याद रखिएगा। आदि जनजाति के द्वारा तापू नृत्य और पासी कोंगी नृत्य। आजी चामहू नृत्य जो है वो त्वांग मोनपा जनजाति के द्वारा, त्वांग मोनपा त्वोग नहीं है, त्वांग मोनपा जनजाति होगा। त्वांग मोनपा जनजाति कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, जिसके द्वारा आजी चामहो नृत्य मनाया जाता है। फिर बुया डांस मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, लायन एंड पिकॉक डांस मनाया जाता है, चालू नृत्य भी मनाया जाता है नक्टी ट्राइब के द्वारा, नोटी नहीं नोट नहीं सालाई सॉरी कुछ भी लिख देता है ये, नक्टी ट्राइब नोक्टी ट्राइब। ठीक है, नोक्टी ट्राइब के द्वारा चालू नृत्य मनाया जाता है, और वांछुआ नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। एक बार और आप लोग देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश पोपीर नृत्य, तापू नृत्य, पासी कोंगी नृत्य, उसके बाद आजी चामहो नृत्य, बुइया डांस, लायन एंड पिकॉक डांस, चालू नृत्य और वांछू नृत्य। चालू नृत्य नॉक्टी टाइप के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। लायन एंड पिकॉक नृत्य, आजी चोमहो नृत्य। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, रणनीति नहीं है रणनीति। ठीक है, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति इसके अंतर्गत है, यह एक ऐसी पॉलिसी है भारत सरकार के द्वारा, एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत भारत सरकार निर्यात को बढ़ावा देती है। इसका मतलब एक्सपोर्ट को, निर्यात, ठीक है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट को जिसमें बढ़ावा देती है, और इंपोर्ट मतलब आयात में कमी लाने की कोशिश करती है। साथ ही साथ भारत की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देती है। जैसे कि विभिन्न पॉलिसी के जरिए सरकार इसके तहत निर्यात को अभाव में नहीं यार, इसमें निर्यात, आयात, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, इसमें सरकार निर्यात मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। इसका मतलब इंपोर्ट को नीचे करती है और इस दोनों को बढ़ावा देती है। भारत सरकार के द्वारा समय समय पे ऐसी पॉलिसी लाई जाती है जिससे वो जो लोकल लेवल का जो मार्केट पे जो प्रोडक्शन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी उस इंडस्ट्रीज़ को ये कहीं ना कहीं प्रमोट करे। और प्रमोट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी होगी कि हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ करे और इंपोर्ट क्या करे, वो डिक्लाइन करे। ओवरऑल बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है भारत का वो सुधर सके। अंतर्मुखी व्यापार नीति का ये मतलब होता है। ठीक है, चलिए तो होपफुल हम हैं कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से आप लोग इस क्लास को एंजॉय किए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। और बहुत ही जल्द आप लोग के सामने हम स्टैटिक्स से रिलेटेड वीडियो लाने जा रहे हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड 5 ईयर प्लान और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक वीडियो आएगा बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। अपने आप का ख्याल रखें और माता पिता का ख्याल रखें। गुड बाय।